हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ साइंस 2। पिछले लेक्चर में हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था। मतलब हमने ये पढ़ा कि बेसिकली कि डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि ये जो तीनों प्रोसेस थे हमारे, तीनों जो टीज थे हमारे, वो कैसे कंप्लीट होते हैं। आज हम इसके आगे का पार्ट शुरू कर रहे हैं। यहाँ से चैप्टर काफी थ्योरेटिकल हो जाता है, तो आपको उसको समझने की जरूरत है। पहले लेक्चर को फॉर्मेट को समझ लीजिए। लेक्चर का फॉर्मेट ये है कि मैंने यहाँ पर जो बोर्ड पर लिखा है यही आपके बुलेट पॉइंट्स बनेंगे आपके नोट्स बनाने के लिए। अक्सर बच्चे ये करते हैं कि जब पढ़ा दिया जाता है तो उसके बाद उनको आंसर पढ़ने में साइंस 2 में काफी ज्यादा दिक्कत आती है कि सर आंसर्स कैसे लिखे जाएंगे या आंसर्स कैसे पढ़े जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े आंसर्स होते हैं और किस डाइजेस्ट से पढ़े जाए। मैं आपको एक सिंपल रिकमेंडेशन देता हूं, मैं यहाँ पर जितना लिखा रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ, इसी के नोट्स बनाओ और इसी को आंसर के फॉर्मेट में लिखना है। आपको क्वेश्चन आंसर जब मिलेंगे तो आप इसी नोट से उसको आंसर कीजिए। यही नोट जो आप बना रहे हैं इस लेक्चर से, यही आपके बेस्ट नोट्स है। और ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो कोई एक फेमस पब्लिकेशन उठाइए और उसकी किताब रेफरेंस के लिए रखिए। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जहां से हम स्टार्ट करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है इवोल्यूशन या इवोल्यूशन कहते हैं जिसे। ये इवोल्यूशन है क्या एक्चुअली? इवोल्यूशन माने कि ये चीज है कि अगर हम सोचें कि दुनिया कैसे बनी, एग्जैक्टली दुनिया आई कहां से, साइंस की लेंस की थ्रू देखने की कोशिश करें, यानी साइंस के नजरिए से देखने की कोशिश करें। मैं स्पेसिफिकली साइंस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया बनी कैसे उसके दो लेंसेज है देखने के। एक रिलीजियस वाइज देखा जाते हैं लोग और एक साइंस के थ्रू देखे जाते हैं। तो हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम साइंस के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहली बात तो इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, दूसरी बात हम इस पर, ये थियरी पर बेस्ड है, थियरीज है उस पर ये बेस्ड होता है। तो आइए समझते हैं एक्चुअली में इवोल्यूशन है क्या, या हम कहें कि दुनिया बनी कैसे। तो दुनिया बनी कैसे, उससे पहले हमें कुछ चीजों को याद रखना है। इवोल्यूशन एक्चुअली में हम बोल क्या सकते हैं। हम पहले इमेच्योर डेफिनेशन या एक डीकंस्ट्रक्ट डेफिनेशन से शुरू करेंगे, उसको जोड़ते जाएंगे और एंड में आके यहाँ पर कहीं पर हम इवोल्यूशन के डेफिनेशन को बना लेंगे। ठीक है, तो इवोल्यूशन के माने में पहली चीज तो आती है कि नई स्पीशीज का बनना। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ले लो जिन्हें हम स्पीशीज कहते हैं। एक नई स्पीशीज का बनना, किसी नई स्पीशीज कब बनती है, कोई नई स्पीशीज बनेगी कब, तो उसके सेकेंड पॉइंट पर आओ। उसमें देखो अगर कोई जनरेशन में स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, वो आगे जाके बढ़ेगी, ग्रो होगी, तो क्या होगा, एक नई स्पीशीज में क्या होगा, फॉर्म होगा। तो फिलहाल हम इवोल्यूशन से लगभग ये अंदाजा लगा सकते हैं किसी नई स्पीशीज का बनना जिसमें एक तरह से क्या हो रही हो, ग्रोथ हो रही हो। क्योंकि जब भी ग्रोथ होगी पिछले जनरेशन से आगे जनरेशन में, तो एक नई स्पीशीज क्या होगी, फॉर्म होगी। जैसे कि क्या, आदमी तो बना, उससे पहले हमको मालूम है हम कौन सी कैटेगरी में आते थे, एप्स की। वही बंदर से आदमी बना। तो हमारी जब तक सपोज करो इंसान बना नहीं था, तो उससे पहली वाली स्पीशीज में भी लगभग आदमी क्या था, बंदर ही था। तो आगे वाली स्पीशीज में ग्रोथ हुआ, तो एक तरह का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो इवोल्यूशन माना यह आता है कि लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स अगो दुनिया में कुछ भी नहीं था। मतलब ये दुनिया थी पर इस पर कोई जान नहीं थी, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था। इसके अलावा बात, कुछ और बात याद रखो, दुनिया में जब स्टार्ट हुआ तो बड़े ही सिंपल जैसे कि आप समझ लो, सबने कहा कि अमीबा से स्टार्ट हुआ। अमीबा से भी सबसे पहले सबसे कम में प्रोटोप्लाज्म आया था। मैं आपको आगे बताऊंगा यहाँ पर आएंगे। तो डायरेक्टली न्यूक्लियस नहीं बन गया, डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बन गया, डायरेक्टली डीएनए नहीं बन गया। सबसे पहले बहुत ही सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, बहुत ही सिंपल। फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते गए, ग्रो होते गए। तो आप ये मत सोचिए कि डायरेक्टली आपको प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। फिर एक बार ये सारी चीजें बनने लगी तो आपस में फिर सेल्स बनने लगे। फिर सेल्स के नंबर्स क्या होने लगे, इंक्रीज होने लगे। आपको मालूम है सेल्स बनेगी तो फिर क्या बनेंगे, टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम। ऐसे करके पूरा क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे हमें कोई प्लांट दिखाई दे। तो इस तरह से कुछ और बात है। उसके अलावा इवोल्यूशन में और कौन सी चीज डिस्कस करते हैं हम, एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में। एनिमल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? एनिमल डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि हम अमीबा से भी शुरू करें या पैरामोशियम से शुरू करें, हम जाते हैं इंसान तक, इंसान से लेकर उससे बड़ी वेल तक जाते हैं। तो एनिमल डाइवर्सिटी स्पैन पर इतनी सारी चीजें हमको इस प्लैनेट पर दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन में किसमें आया, एनिमल डाइवर्सिटी में आया। इसके अलावा ये बात है इवोल्यूशन के अंदर कि बहुत सारी थियरी दी गई
कि बताया जाए कि इवोल्यूशन ऐसे हुआ है, इवोल्यूशन ऐसे हुआ है, तो हम ज्यादातर जो है डार्विन की थ्योरी को मानते हैं और उसी पर अमल करते हैं कि ये ऐसे ही हुआ होगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो कई सारी थ्योरीज दी गई। इसके अलावा आप एक थ्योरी को गूगल करेंगे जो बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है, गूगल करिए, पता लगाइए, इसमें दिया गया है कि एक्चुअली ये दुनिया बनी कैसे और ये आया कैसे। मन में सवाल आता होगा ना, यार ये दुनिया बनी कैसे, एक्चुअल में आई कैसे दुनिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये याद रखो कि इवोल्यूशन को अगर अब इस डेफिनेशन से अगर इस डेफिनेशन पर आए तो बेसिकली इवोल्यूशन है क्या, एक ग्रेजुअल चेंज है, स्टेप बाय स्टेप स्लो प्रोसेस है इवोल्यूशन। सडन चेंज नहीं होता है कि आज ऐसे था, इतना झुका हुआ बंदर ऐसे था और सडनली इंसान हुई है, नहीं, ये आहिस्ता 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 होगा। वीडियो के थंबनेल से तुम्हें समझ आ जाएगा कि ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे आते हैं, हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पर बात करते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन की थ्योरी क्या कहती है? इवोल्यूशन की थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रोटोप्लाज्म था वो हमें कहाँ मिला? ओशियन में मिला, ठीक है। उसके बाद लगभग 300 करोड़ इयर्स लग गए एक ग्रेजुअल चेंज होने को, इन सारी चीजों को आने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखो, मैं इसे लिखकर इसीलिए रखता हूँ कि मैं तुम्हारे टेक्स्ट का कोई पॉइंट मिस ना करूं और फिर वो तुम पढ़ो तो तुम्हें समझे नहीं, ठीक है, इसलिए मैं इन सारी चीजों को लिख कर रखता हूँ। और दूसरी बात ये भी कि लिखने का एक चीज ये है कि हम वरना बात करते करते थ्योरी के लेक्चर में इधर उधर दौड़ जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं होना, ठीक है। इसके अलावा और एक बात याद रखो, ये जो इवोल्यूशन है एक्चुअली है क्या? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहता है कि इवोल्यूशन जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब सिर्फ ग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब आदमी आकार में नहीं बढ़ रहा, उसके फिजिक में सिर्फ चेंज नहीं आ रहा, उसके थिंकिंग में चेंज आता है, उसके बिहेवियर में चेंज आता है, उसके लाइफस्टाइल में चेंज आता है। तो एक मल्टी डायमेंशनल क्या है? ग्रोथ है। दूसरा ये भी याद रखो कि इवोल्यूशन में ये बोला जाता है कि एनिमल्स और प्लांट्स का क्या होता है? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है, मतलब प्रोग्रेस करता है। इमेजिन कर रहे हो, इसका एग्जांपल ऐसे इमेजिन करो, मोबाइल का इवोल्यूशन कैसे होगा? सबसे पहले पेजर आता था, पेजर, मोबाइल से पहले पेजर आएगा था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के बटन वाले फोन है, बटन वाले का वो ऐसे स्क्रीन वाले फोन है, फिर उसका टच स्क्रीन वाले फोन है। आज हमारे पास नए बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्मार्टफोन है, ऐसे कुछ स्मार्टफोन या आगे जाके ऐसे आ जाएंगे फोन। अभी तो वो भी देखा है फोल्ड करने वाला फोन, या आप ऐसे करेंगे तो स्क्रीन ऐसे खुल जाती है, वाले फोन भी आने लगे, ठीक है। तो ये मोबाइल का इवोल्यूशन हो गया। यहाँ पर हो रहा क्या? मोबाइल का प्रोग्रेस हो रहा है। तो इवोल्यूशन को किससे जांचा जाए? उसके प्रोग्रेस से जांचा जाए। अगर प्रोग्रेस ना होगी तो इवोल्यूशन कहां से होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और एक बात याद रखो यहाँ पर, अब ये इवोल्यूशन का डेफिनेशन यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो क्या कहता है? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है प्लांट और एनिमल्स का उनके एंसेस्टर की जनरेशन से, उनके दादा परदादा बाप दादा की जनरेशन से जो एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में इवोल्यूशन का डेफिनेशन ये है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक पॉइंट यहाँ पर भूल गया, देखो इवोल्यूशन के जनरल डिस्कशन में एक बात ये भी है कि कई सारी चीजें इवोल्यूशन में ग्रो हुई थी, इसका मतलब ये नहीं था कि जो ग्रो हो रहा था वो ग्रो होते ही गया। इसमें कई सारी चीजें ऐसी थी जो नेचर से फिट नहीं हो पाई, जो नेचर से तालमेल नहीं बिठा पाई। तो जो नेचर से तालमेल नहीं बिठा पाता वो क्या हो जाता है? नेचर से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। उसके लिए अंग्रेजी में वर्ड क्या है? पेरिश्ड होना, खत्म हो जाना। तो वो नेचर से क्या हो गया? खत्म हो गया। अब जब वो नेचर से खत्म हो गया तो कुछ ने ग्रोथ दिखाई और कुछ क्या हो गए? पेरिश्ड हो गए, ठीक है। आई होप सो इतना पार्ट तुम्हें समझ में आया होगा। ये सारे के सारे पार्ट्स का नोट्स बनाओ, प्रॉपरली नोट्स बनाओ, इसका स्क्रीनशॉट लो और एकदम अच्छे से इसका नोट। ओके, अब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ने के बाद अब देखते हैं कि इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से सबूत या प्रूफ है, जो कि टेक्स्ट बुक में इस नाम से जाना जा रहा है, जिसका नाम है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। मतलब क्या क्या प्रूफ हमारे पास ऐसे हैं जिससे हम इस थ्योरी को सपोर्ट कर सके, ठीक है, कि हमारा एक प्रोसेस जो है एक ग्रेजुअल चेंज हुआ है और ये इनको कनेक्टिंग लिंक हम इसमें कैसे बिठा सकते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो है वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मतलब ओवरऑल इसमें बताने का मतलब ये मैं बता देता हूँ एक चीज और इसको शुरू करने से पहले, कि हमारा ओवरऑल बताने का मतलब ये है, हम सारे एविडेंस को लेकर यही बताना चाह रहे हैं कि हम सब एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। मतलब कोई ना चीज हमसे कॉमन होगी और वही कॉमन चीज से सब बने। ऐसे अभी तो तुम्हें अलग अलग दिखाई दे रहा होगा, डॉग की अपनी स्पीशीज है, क्रोकोडाइल की अपनी स्पीशीज है, प्लांट की अपनी स्पीशीज है, आपको अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। पर
ऐसा है कि थियरी ऑफ इवोल्यूशन में वो ये कहना चाहता है कि सबके सबको अगर ट्रेस करें हम, तो ट्रेस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक कॉमन एंसेस्टर दिखाई देगा। तो उसके अंदर हमारा सबसे पहला एविडेंस जो है वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है जो अपीयरेंस में, जो दिखने में। अगर आप गौर से देखें तो एक पपी को देखें, एक छोटा सा जो क्यूट सा पपी होता है उसको देखें, एक शिप को देखें, मेंढा होता है उसको देखें, एक लोमड़ी को देखें जो दिखती है फॉक्स। ये तीनों जो पिक्चर्स है वो आपके टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। उसको टेक्स्ट बुक को सामने रखिए और उसको देखिए। आपको कुछ बातें उसमें कुछ चीजें सिमिलर दिखाई देगी, जैसे उनके ऊपर जो बॉडी हेयर्स है वो, जिस तरह से उनकी नाक है वो, ठीक है। तो आपको एक तरह से सिमिलैरिटी वहां दिखाई देगी। तो ये प्रूव करता है कि ये सबके सब कहां से आएंगे, एक कॉमन एंसेस्टर से आए होंगे। और बाद में सब में थोड़े थोड़े चेंज होते होते अब ऐसे दिखने लगा कि डॉग एकदम अलग दिख रहा है, शिप एकदम अलग दिख रहा है, फॉक्स एकदम अलग दिखाई दे रहा है। वैसे अगर प्लांट्स की बात करें तो हर प्लांट के जो पत्ते होते हैं, मेजोरिटी जो पत्तों का शेप होता है वो एक जैसा होता है, उसके वेनिशन सेम होते हैं। वेनिशन का मतलब क्या होता है, वेनिशन का मतलब होता है अगर हमने ये पत्ता बनाया तो इस पत्ते के अंदर जो लाइंस होती है वो उसका क्या होता है, वेनिशन होता है। तो लीफ वेनिशन भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। और जो पिटियोल होता है जो यहाँ से प्लांट को अटैच करके रखते हैं, डाली से जो अटैच होता है उसे हम पिटियोल कहते हैं। वो जो पिटियोल भी होता है उनका क्या होता है, सेम होता है। तो ये प्रूव करता है कि दिखने में अक्सर चीजें सेम दिखाई देती है, तो इन सब के क्या होंगे, कॉमन एंसेस्टर्स होंगे। यानी कि इसका मतलब क्या, मॉर्फोलॉजिकली देखने के हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे कहीं ना कहीं दिखने में एक सिमिलैरिटी रखते हैं, तो इनके एंसेस्टर क्या होंगे, सेम होंगे। एग्जाम्पल इसका ऐसे ले सकते हो कि जैसे भाई बहन है, भाई भाई है, तो आप देखते हैं ये खानदान में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है, शक्ल से अक्सर लोग मिलते हैं, तो हम बोल सकते हैं एक ही खानदान के इनका एक ही एंसेस्टर होगा। वैसे ही थियरी ऑफ इवोल्यूशन बोलता है कि हम सबका एंसेस्टर क्या है, एक ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे आते हैं एनाटॉमिकल एविडेंस पर। एनाटॉमिकली ये एविडेंस होता है, एनाटॉमी जो होती है जो हमारी बॉडी की बनावट है उस पर आते हैं। अगर हम बॉडी की बनावट पर आएंगे तो हमारे को कुछ एग्जांपल्स देकर कंपेयर करने की कोशिश किया है। इंसान का हाथ लेने बोला है, बैट का जो वो होता है पर होता है, एग्जैक्टली कैट फोर लेग एक बोला है, फ्लिपर ऑफ वेल बोला है, ठीक है। इसको अगर आप लेंगे तो तीनों को देखेंगे, तीनों के काम अलग है, ठीक है। कैट के फोर लेग का काम अलग है, इंसान के हाथ का काम अलग है, वेल के फ्लिपर का काम अलग है। बट अगर आप इसके बोन के जॉइंट्स को देखेंगे, अगेन अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, वो जो फोटो बने हुए हैं वहां पर उसमें देखिए, तो बोन के जॉइंट्स को देखेंगे तो ऐसे अलग से देखेंगे तो ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। आप बोल नहीं पाएंगे कि ये इसका हाथ है, ये इसका पैर है, ये इसका फ्लिपर है, ये बोल रहे हैं। तो एनाटॉमिकली क्या दिखाई देता है, सेम दिखाई देता है। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि क्या है, इंसान हम सबका क्या होगा, एक कॉमन एंसेस्टर होगा, ठीक है। आज के इस लेक्चर का आखिरी पार्ट जो है काफी इंटरेस्टिंग है, जो है वेस्टिजियल ऑर्गन। अब वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन बेसिकली बेटा ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनमें 3 वर्ड से टेक्स्ट बुक में उसको डिफाइन किया गया है। ऐसे ऑर्गन्स जो कि डीजनरेटेड होते हैं या अंडर डेवलप होते हैं या यूजलेस होते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, या तो यूजलेस है या तो डीजनरेट होना शुरू हो गए, उसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, जो हमारी बॉडी में होते हैं। पर मन में सवाल आएगा, सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमारी अगर हमारी बॉडी में उसका इस्तेमाल ही नहीं है तो मेरी बॉडी में है क्यों? तो सुनो कहानी, कहानी ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में कोई सडन चेंजेस को अडेप्ट करना होता है। तो सडन चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए कोई हमारी बॉडी में नया ऑर्गन पैदा नहीं होता। आपने देखा है कभी किसी को ऐसे सुना है कि बोले भाई इसको 1 दिल था, देखो आगे जाके इसको 2 दिल आ गया, इसको तकलीफ हो रही थी सांस लेने में, इसके सर्कुलेशन में तकलीफ हो रही थी, इसको दिल आ गया, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लंग्स आ गए। ऐसे तो होता नहीं। पर हमारी बॉडी क्या करते हैं, अगर हमारी बॉडी को तकलीफ होती है तो हम उसी ऑर्गन में क्या करते हैं, चेंज लाने की कोशिश करते हैं। कोई नया ऑर्गन तो बनाते हैं नहीं, ये तो ह्यूमन की कैपेसिटी नहीं है, इतना समझ रहे हो। तो सपोज करके चलो कि कुछ ऐसा हुआ होगा कभी जिसकी वजह से ये ऑर्गन हमारे बॉडी में आ गए होंगे। अब वो एक जनरेशन में आए तो दूसरी जनरेशन में भी आएंगे, उसके आगे वाली जनरेशन में भी आएंगे। तो उस जनरेशन में शायद उस वेस्टिजियल ऑर्गन का इस्तेमाल हो रहा होगा, आगे वाली जनरेशन में और कम हो गया होगा, उसके आगे वाली जनरेशन में यूजलेस हो गया होगा, है ना। तो अब ये यूजलेस हो गया तो हमारी बॉडी में जो चीज यूजलेस हो जाती है, तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये कहती है कि जो चीज इस्तेमाल नहीं होती वो खत्म होना शुरू हो जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेट होना शुरू हो जाती है। तो ये भी डीजनरेट होना शुरू होगा, पर इसको डीजनरेट होने के लिए हजारों साल लग जाएंगे, तो आपको फौरन डीजनरेट होता हुआ दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो हमारी बॉडी में होता है।
अब वेस्टिजियल ऑर्गन में कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी बॉडी में होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है उसका काम क्या है, करता क्या है, निकालते क्यों है, ऑपरेशन क्यों होता है, वो तो गूगल करके पढ़ लो। नॉर्मल क्लासरूम होता तो मैं बहुत डिटेल में उसको समझाता और काफी ज्यादा डिस्कशन होता। अब वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अपेंडिक्स जो है ह्यूमन बींग्स में उसका कुछ काम नहीं होता, पर रूमिनेंट जो होते हैं, जो ये क्या करते हैं, चारा वगैरह खाते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। अपेंडिक्स का वो इस्तेमाल उसमें करते हैं, क्योंकि वो चारा खाते हैं, पेट में लेकर वापस भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो रूमिनेंट्स वहां पर उसमें काम आता है। ऐसे सिर्फ रूमिनेंट्स के बारे में इतना याद रखो, जो जैसे काव वगैरह हो गई, ये क्या हो गया, आपके रूमिनेंट हो गया। इसके अलावा ईयर पिना मसल्स, ईयर पिना मसल्स है, ये ईयर पिना की जो मसल्स है हमारे लिए, ईयर मसल जो बेसिकली है हमारी ईयर पिना की, हमारे काम की नहीं है, पर मंकीज में ईयर पिना की मसल्स, उनके कान का जो होता है क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो वो हमारे लिए काम का नहीं है, पर उनके लिए काम का है। इसके अलावा हमारी बॉडी में विजडम टीथ होता है, अक्कल लाड़ होता है, ठीक है, वो भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन में आता है। कॉकिक्स होता है, कॉकिक्स जो होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, कभी उसका डायग्राम देखो या गूगल पे देखो तो आखिर में एक टेल दिखाई देगी, ऐसी छोटी सी, वो छोटी सी ऐसी टेल, ये आप सपोज करो आपकी रीढ़ की हड्डी है ऐसी, आखिर में ऐसी आपको एक टेल दिखाई देगी, तो उसे ये कॉकिक्स कहते हैं। कॉकिक्स का कोई काम नहीं, तो वो भी किस में आ गया, वेस्टिजियल ऑर्गन में आ गया। तीसरा जो है हमारे बॉडी हेयर्स है, हमारे बॉडी हेयर्स का क्या काम है, ठीक है, तो वो भी किस में आ गया, वेस्टिजियल ऑर्गन में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आज के लेक्चर में जो मुझे बताऊंगा, मैंने आपको बहुत ही कंसाइज मैनर में बताया है। आप प्लीज इसके नोट जरूर बनाइएगा, तभी आपको लेक्चर समझेगा और रिटेन होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करो। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ हर वीडियो को बनाने के लिए, तो जैसे ही वीडियो आता है उसको अच्छा लगे तो लाइक करो, खराब लगे तो डिसलाइक करो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर बहुत ज्यादा अगर आपको कोई चीज में डाउट आता है और आपको लगता है कि ये सर से पूछना चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।